अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद और दुआ है कि आप और आपके सभी घर वाले खैरियत से होंगे। आज के हमारे जिन स्टोरीज एपिसोड 59 में हमारे पास 3 ऐसी बोन चिलिंग स्केरी जिन स्टोरीज हैं कि जिन्हें सुनकर माहौल काफ़ी स्पीचलेस हो सकता है। बाजार के बीचों बीच हॉन्टेड हाउस से लेकर शेडोज में फिरती हुई परछाइयाँ, ये तीनों स्टोरीज ट्विस्ट एंड टर्न से भरी पड़ी हैं। सो सिट बैक, लाइट्स ऑफ कर दे और जिन्नात की मिस्टिकल दुनिया में जाने के लिए रेडी हो जाएं। इस कहानी में जो मेन किरदार है वो मेरी वालिदा, नाना अब्बू और उनका पालतू कुत्ता टिफ़नी है। ये कहानी आज से 25 साल पहले की है, जब मेरी अम्मी की शादी के दिन चल रहे थे और घर में खूब रौनक के दिन थे। उनके सब कज़न्स शाम के वक्त घर आ जाते, गाना बजाना और हल्ला गुल्ला करते। मेरी वालिदा का घर तब बाज़ार में था और उस बाज़ार में एक दरगाह थी जहाँ बहुत से बुज़ुर्ग जिन्नात अल्लाह की इबादत किया करते थे, और जब कोई उनकी इबादत के दौरान हलाल डालता तो उसको उसकी सज़ा भी दिया करते थे। इसके अलावा वो बाज़ार शैतानी जिन्नात की वजह से भी मशहूर था, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान बनने से पहले हिंदुओं के घर, मंदिर और कोठे हुआ करते थे। वहाँ जिन्नात अक्सर लोगों को तंग किया करते थे। ये वाक़या मेरी अम्मी के साथ शाम के वक्त पेश आया, जब अम्मी के घर से सब मेहमान जा चुके थे और मेरी खाला और नानो अम्मी के कपड़ों के सिलसिले में बाज़ार गई थी। अम्मी घर पर अकेली थी, क्योंकि नानी अम्मी का मानना था कि जब लड़की को उपतन पर बिठा दिया जाए तो उसको घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए, या आसान अल्फाज में ये कहें कि उसको खुले आसमान के नीचे नहीं जाना चाहिए जब तक कि निकाह ना हो जाए। मेरी अम्मी थोड़ी लापरवाह थी सोच के हवाले से, तो शाम के वक्त उन्होंने खाना खाया और नाना अब्बू को खिलाने के बाद कमरे में चली गई। नाना अब्बू टिफ़नी को लेकर नीचे चले गए। ग्राउंड फ्लोर पर वहाँ उनकी दुकान हुआ करती थी और फर्स्ट फ्लोर पर घर वालों की रिहाइश थी। अम्मी रोज़ाना शाम के खाने के बाद लाजमी वॉक के लिए छत पर जाया करती थी। उस दिन बाजार जाने से पहले नानी अम्मी ने सख्ती से मना किया था कि वॉक के लिए हरगिज़ छत पर ना जाएं और ना ही ज़्यादा देर सहन में बैठें, लेकिन मेरी अम्मी ने इस बात पर कान ना धरे और अकेले छत पर चली गई। 5-10 मिनट के वॉक के बाद उन्होंने देखा कि सामने वाले घर पे कुछ लड़कियां छत पर खेल रही थीं। अम्मी को लगा शायद नए किराएदार आए हैं, क्योंकि वो घर 5-6 माह से बंद था। लड़कियां ऊंची ऊंची हंस रही थीं। अम्मी ने इस बात को नॉर्मल समझा और वॉक करती रही। यहाँ नाना अब्बू बताते हैं कि वो नीचे शॉप पर थे जब टिफ़नी सामने वाले घर को देखकर भौंक रहा था और अचानक से चुप करके कुर्सी के नीचे डर के बैठ गया और काफ़ी देर वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर बाद अम्मी की ज़ोरदार चीखने की आवाज़ सुनी, जो कि शॉप तक आई। नाना अब्बू भागते हुए ऊपर गए तो टिफ़नी भी उनके साथ भागा। नाना अब्बू जब छत पे गए तो अम्मी ज़मीन पे बैठी रो रही थी और यख ठंडी थी। हालत ऐसी हो गई थी कि जिस्म में जान ही ना हो। नाना अब्बू घबरा गए और उनको उठाया। उतने में टिफ़नी सामने वाली दीवार पर चढ़कर उसी घर की तरफ देखकर मुसलसल भौंक रहा था। नाना अब्बू अम्मी को लेकर नीचे आए। थोड़ी देर बाद जब अम्मी का सांस बराबर हुआ, वो होश में आई, तो अम्मी बताती हैं कि वो जब ऊपर वॉक कर रही थी तो सामने वाले घर की छत पर उनकी लड़कियां ऊंची ऊंची हंस रही थी। उन्हें लगा कि नए किराएदार आए हैं। वॉक करते करते जब अम्मी उस घर के सामने सीधा जा रही थी तो उनमें से एक लड़की ने उनकी तरफ हाथ हिलाया और वालिदा ने भी उनकी तरफ हाथ हिला दिया। थोड़ी देर बाद चक्कर लगाते जब उनका रुख उस घर की तरफ हुआ तो वहाँ कोई भी नहीं था। उन्हें लगा कि शायद सब चले गए होंगे। जब चक्कर लगाते हुए उन्होंने दोबारा अपना रुख उस घर की तरफ किया तो वहाँ से ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आई, जैसे बहुत सी औरतें रो रही हो। उन्हें अजीब सी घबराहट महसूस हुई और बहुत गर्मी लगने लग गई, जबकि फरवरी का महीना चल रहा था। अम्मी बताती हैं कि जब उन्होंने पीछे मुड़ के उस घर की तरफ देखा तो एकदम से देखती हैं कि उनके छत पर कोने पे बहुत सी औरतें, जिनकी शक्ल नज़र नहीं आ रही, उन्होंने लंबे काले लिबास पहने हैं। और अम्मी बताती हैं कि कुछ और देखने, सोचने या बोलने से पहले ही वो औरतें अम्मी की तरफ आईं और ज़ोर से कान में चीखा,
इतनी ज़ोर से कि उन्हें कुछ सुनाई ना दिया और चीख मारते ही वो सब वहाँ से गायब हो गई। उसके बाद अम्मी कहती हैं कि उन्हें कुछ याद नहीं, उनका ज़हन सुन्न पड़ गया था और कुछ समझ ही नहीं आई। नाना अब्बू ने अम्मी को कुछ नहीं कहा और घर में टेप रिकॉर्डर पर सूरत बकरा लगा दी और उनके पास बैठे कि थोड़ी देर बाद टिफ़नी जो ऊपर अकेला था नीचे आया और नाना अब्बू की कुर्सी के नीचे बैठ गया। नाना अब्बू ने टिफ़नी को हाथ लगाया तो उसको तेज़ बुखार था। 3-4 दिन वो बुखार में रहा, ना कुछ खाता ना पीता। जब दिन गुजर गए इस वाक़ये को तो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो गया। नाना अब्बू ने पता करवाया कि उस घर में कोई रहने आया है, तो पता चला वहाँ कोई नहीं आया और वो घर तब भी बंद था। ये वाक़या आज से 3 साल पहले मेरे साथ पेश आया जब मैं इंटरमीडिएट में थी। हम अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे। जब हम इस घर में शिफ्ट हुए तो अक्सर हमें किसी और की प्रेजेंस फ़ील हुआ करती थी। अक्सर अब्बा के वॉलेट से पैसे गायब हो जाते, लेकिन बाद में मिल भी जाते थे। अगर कोई चीज़ कहीं रख के जाते तो वहाँ से गायब हो जाती। ऐसा नहीं था कि ये घर हमने बना बनाया लिया था, ये हमारी अपनी ज़मीन थी और घर भी खुद बनवाया था। खैर, हमने इन बातों को इतना बॉदर नहीं किया। शिफ्ट होने के 2 महीने बाद की बात है। मेरे सेंड-अप्स चल रहे थे तो अक्सर मैं रात को लेट नाइट स्टडी किया करती थी। मेरी अम्मी का कमरा बिल्कुल मेरे ऑपोजिट डायरेक्शन में है। मैंने रात को पढ़ना होता था तो मेरी बहन कुछ दिनों के लिए मेरे भाई के रूम में शिफ्ट हो गई। अब्बा आउट ऑफ कंट्री गए हुए थे, तो मामा भी भाई के कमरे में सो जाती थी। मेरे भाई का रूम घर के बिल्कुल एक साइड पर था और मेरा रूम घर के दूसरी साइड पे। तो वहाँ कोई शोर मेरे तक नहीं आता था और मेरा कोई शोर उन तक नहीं जाता था। गालिबन एक रोज़ रात के तकरीबन 3 बजे का वक्त था। पढ़ते-पढ़ते अचानक मेरी आँख लग गई और मैं सो गई थी। जब मैं सोई तो नींद में मुझे महसूस हुआ कि मेरा गला बहुत खुश्क है। अचानक से मुझे बहुत प्यास महसूस हुई तो मैं उठ के पानी लेने किचन में चली गई। पानी वाली बॉटल भरी और वापस कमरे की तरफ आने लगी। जब मैं कमरे की तरफ आ रही थी और बस मुड़ने ही लगी थी तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ जैसे पीछे सीढ़ियों से कोई चल रहा है। अमूमन ऊपर वाला पोर्शन खाली होता है और उस वक्त मेरे अलावा वहाँ पर कोई था भी नहीं। मुझे अजीब सा डर लगा उस पॉइंट पे। अजीब सा खौफ आया। इससे पहले कि मैं पीछे मुड़ के देखती, मुझे हड्डियों के चटकने की आवाज़ आई, जैसे कोई नीचे उतर रहा हो और उसकी हड्डियाँ आवाज़ करती है। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक बहुत पतली सी लड़की, इतनी पतली कि उसके जिस्म पर कोई गोश्त नहीं नज़र आ रहा था, सिर्फ हड्डियाँ और उसकी स्किन नज़र आ रही थी। वो अपने हाथों और पाँव के बल उल्टी है और वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और उसके सर की डायरेक्शन भी बिल्कुल मेरी तरफ थी और ऐसे लग रहा था जैसे वो अपने बालों में छुपी आंखों से मुझे देख रही है। इतने में मेरी बोतल मेरे हाथों से छूट के ज़मीन पे गिर गई और मैंने ज़ोर से चीख मारी और एकदम से अपने बेड से उठी, जहाँ मैं पढ़ते पढ़ते सो गई थी। जब मैं उठी तो मैं अभी भी पसीने में भरी हुई थी। ऐसे फील हो रहा था जैसे मेरे साथ ये सब हकीकत में हुआ है और मुझे प्यास भी उस वक्त महसूस हो रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कमरे से बाहर मामा के पास जाने का हौसला भी नहीं हो रहा था और मेरा जिस्म मुकम्मल कांप रहा था। मुझे फील हुआ जैसे मामा उठी हुई है। बाहर मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला तो मामा के कमरे की लाइट ऑन थी। मैंने आवाज़ दी तो मामा मेरी हालत देख के घबरा गई क्योंकि मैं रो रही थी। मैं एक बहुत बुरी कंडीशन में थी। मामा फ़ौरन मेरे पास आई, गले लगाया, दम किया, मेरे पास ही लेटी रही। मामा बताती हैं कि रात को सोते वक्त एकदम से उनकी आंख खौफ से खुल गई और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनके चेहरे पे किसी के बाल लहरा रहे हैं। जब वो उठी तो वहाँ कोई भी नहीं था और ये वक्त भी रात के 3 बजे का ही था।
ये वाक़या मेरे अब्बा के साथ पेश आया जब वो तकरीबन 21-22 साल के थे। मेरे अब्बा अपने घर के सबसे छोटे हैं। जब मेरे ताया अब्बू मुल्क से बाहर बिजनेस मीटिंग्स के लिए जाया करते थे तो मेरे अब्बा उनके घर रहने चले जाते थे जब तक ताया अब्बू वापस ना आ जाते, क्योंकि बच्चे भी छोटे थे और ताई अम्मी भी घर अकेली होती थी। मेरे ताया अब्बा के घर बोने हुआ करते थे। मेरे कज़न्स बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो अक्सर ऊपर वाले पोर्शन में वो खेलने जाते थे। वहाँ स्टोर रूम से कुछ बच्चे आते थे और उनके साथ खेलते थे और फिर वहीं वापस चले जाते थे। मेरे कज़न्स तब बहुत छोटे हुआ करते थे। उन्होंने कभी ये बात फील ही नहीं की कि वो कौन है, बच्चे कहाँ से आते हैं। वो अक्सर ताया अबू और ताई को इस बात के मुतालिक बताया करते थे कि उन्होंने बहुत मज़ा किया उन बच्चों के साथ जो उनके दोस्त थे, जैसे अमूमन बच्चे अपनी नॉर्मल स्टोरीज़ बताते हैं। मेरे ताया अबू और ताई को पता था कि उनके ऊपर वाले पोर्शन में बोने रहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी उनकी फैमिली को तंग नहीं किया। मौलवी वगैरह से भी चेक करवाया तो उन्होंने कहा कि ये बस यहाँ पर रिहाइश पजीर है और कुछ नहीं कहेंगे। अब्बा बताते हैं कि एक रोज़ शाम का वक्त था और सब बच्चे ट्यूशन गए हुए थे और ताई साथ वालों की तरफ गई हुई थी। अब्बा बाहर टीवी लाउंज में लेटे हुए थे। घर कोई भी नहीं था, बहुत खामोशी थी। अब्बा जिस डायरेक्शन में लेटे हुए थे उसके बिल्कुल पीछे सीढ़ियाँ थीं। अब्बा बिल्कुल सीधे लेटे हुए थे, उनका बाजू उनके माथे पर था और उनकी आंखें बंद थीं। अब्बा कहते हैं कि मुझे फील हुआ जैसे ऊपर छोटे छोटे बच्चे हंस रहे हैं और भाग रहे हैं। बोनों का तो उन्हें पता था, लेकिन कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। अब्बा घबरा गए, उन्होंने आंखें बंद ही रखी। फिर उनको नीचे किचन से आवाज़ें आई जैसे बड़े ताया अब्बू जो मुल्क से बाहर है वो किचन में गुस्से से बोल रहे हों। अब्बा ने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी का विर्द किया। थोड़ी देर बाद जब सब आवाज़ें आना बंद हो गई, कुछ देर खामोशी के बाद जब अब्बा ने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि सीढ़ियों की तरफ जहां उनका सर था, एक आदमी है जो ऊपर जा रहा है, लेकिन उसका सर नुमाया नहीं है। ऐसा आदमी जो बिना सर के था। अब्बा बताते हैं कि बस ये देखना था कि उनका जिस्म सुन पड़ गया था। चीखना चिल्लाना चाह रहे थे मगर वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। हिलना चाह रहे थे, वो हिल भी नहीं पा रहे थे। इतने में ताई अम्मी घर आ गईं और अब्बा को देखा तो अब्बा बिल्कुल साकित ऊपर की तरफ देख रहे हैं और उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। ताई ने अब्बा को पकड़ा और उन पर आयतुल कुर्सी फूंकी। मेरे छोटे ताया अब्बू को फ़ोन मिलाया। उस दिन के बाद 3 रातें अब्बा हॉस्पिटल में रहे। उनकी कंडीशन बहुत सीरियस थी। बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था और ना ही वो मुकम्मल होश में आ रहे थे। दम वगैरह करवाया तो पता चला कि अब्बा पर उस चीज़ का वज़न बढ़ गया है। खैर इलाज वगैरह करवाया और कुछ अरसे बाद वो ठीक हो गए। लेकिन उस दिन के बाद दोबारा कभी मेरी दादों ने उन्हें उस घर रात नहीं रुकने दिया। अब्बा की जगह वहाँ छोटे ताया अब्बू चले जाया करते, जिनके साथ कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ। और कुछ देर बाद मेरे बड़े ताया अब्बू ने वो घर छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ बोनों के अलावा और भी मखलूक आबाद हो गई थी। उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड टैप द बेल नोटिफिकेशन बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।